अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान का मुस्तकबिल और पाकिस्तान की मईशत, लोगों की मुआशी हालात, इन सब का इन्हिसार इस वक्त रुपए की हालत के ऊपर है। और पाकिस्तान में रुपया जो है इस तेज़ी के साथ पिछले 3-4 दिनों में गिरा है और इस कदर बेयकीनी है कि लगता नहीं है कि कल को क्या सूरत हाल होगी। कल सुबह उठेंगे तो ये 225 पे आज ख़त्म हुआ है तो कल 230 होगा, 228 होगा, तो इसका कुछ पता ही नहीं चल रहा। इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस 125-26 डॉलर से नीचे आके 105-6 पे घूम रही हैं। 100 से नीचे भी आई लेकिन 105-6 पे ऑन एवरेज घूम रही हैं। तो वो वाला प्रेशर जो इंपोर्ट्स का था वो भी कम है। आज मिफ्ता इस्माइल ने एक बयान में ख़ुद इस बात का इतराफ़ किया कि 20% दरामदात में कमी हो चुकी है। लेकिन प्रेशर है क्या? प्रेशर है सियासी बेयकीनी का। रुपए का जो इन्होंने मार्केट बेस्ड मैकेनिज़्म रखा हुआ है वो तब अच्छा होता है कि आपकी मार्केट का साइज़ बहुत बड़ा हो और आपके पास रिज़र्व्स में भी इंडिया की तरह को 500-600 अरब डॉलर पड़ा हो। कोई थोड़ा बहुत दबाव आए तो आप उसको डिफेंड कर सकें। इंडियन करेंसी भी गिरी है, वहाँ 32 अरब डॉलर इंडियन मार्केट से इन्वेस्टमेंट निकली और उनका रुपया 80 से नीचे आ गया डॉलर के मुकाबले में। इंडियन रुपया, हमारा रुपया जो है वो कहीं ब्रेक ही नहीं लगा रहा। अंदाज़ा करें कि वो मोदी के ऊपर तनकीद हो रही है कि इसके दौरे हुकूमत में 8 साल में 21 रुपये इंडियन रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले में नीचे आ गया। हमारे पीटीआई के दौर में 123 से 179 तक गया। तकरीबन इसको समझ लीजिए आपके 76 रुपीज़ की डिवेल्यूशन सिर्फ पीटीआई के दौर में हुई। और ये 2 महीनों के अंदर ही भाई साहब जो हैं वो 179 से 225 पे पहुंच चुके हैं। कोई 40 रुपये तो हो गए हैं, बाकी अगले 2 महीने रहे तो क्या होगा अल्लाह ही बेहतर जानता है। ये वो लम्हा फ़िक्री है जिसके ऊपर शहबाज शरीफ को रात की नींद नहीं आनी चाहिए। उनको रात को नींद पहले भी नहीं आती लेकिन जो थोड़ी बहुत सोते हैं वो भी नहीं आनी चाहिए। मिफ्ता इस्माइल को शदीद परेशान होना चाहिए और इस्टेब्लिशमेंट को इन्हें बुला के पास बिठा के और पीटीआई को जैसे फैट एफ में करते थे कि इमरान खान को बैठना पसंद नहीं था साथ, तो वो साथ बिठा के तो एक उन्होंने वे आउट निकाला था, वो रास्ता अब निकालना पड़ेगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने खुद ऑफिशियली आज अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के ऊपर एक ग्राफ डाला है और उन्होंने बताया कि हमने ये मार्केट बेस्ड जो एक्सचेंज रेट का मैकेनिज़्म इख्तियार किया है, इसमें हर खबर का इम्पैक्ट पड़ता है। अब हर खबर का इम्पैक्ट 15 सीटें पीटीआई जीत गई है, वो सियासी तौर पर बेयकीनी ये पैदा होती है कि ये हुकूमत तो गिर गई। प्रेशर आता है रुपए के ऊपर, डिमांड आती है, लोग डॉलर खरीदने जाते हैं, इंपोर्ट एलसीज खुलवाने आ जाते हैं, रुपए पे प्रेशर आता है। डिफेंड करने के लिए आपके पास सप्लाई चाहिए, मज़ीद सप्लाई है नहीं है, रुपया गिर जाता है। आप कहाँ से इस सूरत हाल को मैनेज करेंगे? या तो उसका रेट फिक्स कर दें, पुराना जो आज से 10-20 साल पहला मॉडल था उस पर चले जाएं, 200 रुपये डॉलर पे रेट फिक्स कर लें जब तक आप इस बेयकीनी से नहीं निकलते। अगर ऐसे ही रहेंगे तो आप डुबो देंगे पाकिस्तान को, ये कोई तरीका नहीं है। IMF से अंडरस्टैंडिंग हुई है, जो स्टेट बैंक और फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स इनफॉर्मली इंटरेक्ट कर रहे हैं मीडिया के साथ, उनके मुताबिक 15 अगस्त तक IMF से किस्त मिल जाएगी। ये फॉर्मल हाईएस्ट ऑफिशियल जो लोग हैं उनका मैं नाम कोट नहीं कर सकता, उनका कहना है कि 15 अगस्त तक किस्त मिल जाएगी क्योंकि कोई 80% से ज़्यादा कंडीशनलिटीज़ के ऊपर अमल दरामद हो चुका है। बिजली और तेल गैस की कीमत को एडजस्ट करना है और एक एंटी करप्शन लॉज, ये हमारे ऊपर एक बाइंडिंग है कि उसको आपने ट्रांसपेरेंटली इन्फोर्स करना है, वो हो जाएगा। उसके ऊपर नैब का लॉ भी सुप्रीम कोर्ट में है, जो तरमीम करनी होंगी उसमें या प्रोविंशियल लेवल पे वो भी कर लेंगे। तो बड़ी उसमें बला बाकी नहीं है, बला गुजर चुकी है, वो तेल की कीमतों वाली थी या टैक्सों वाली थी। वो हो जाए तो आपको सऊदी अरब से, यूएई से और कतर से पैकेज तब मिलेंगे। और सऊदी अरब से एक एडिशनल फैसिलिटी हमारे पास ये है कि जिस तरह हम IMF से 6-7 अरब डॉलर लेते हैं, सऊदी अरब का जो SDR का कोटा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नए लॉज के मुताबिक, वो अब किसी दूसरे मुल्क को भी कोई मेंबर कंट्री ट्रांसफ़र कर सकता है। तो सऊदीज़ ने हमें भाईचारे में ये ऑफ़र की हुई है कि उनका जो हिस्सा है SDR का, जो लोन का IMF से उनका हिस्सा है, वो तो IMF से कर्जा नहीं लेते, तो वो पाकिस्तान को सहूलत दे देंगे कि आप 5-6 अरब डॉलर और इनसे बारो करना है तो बारो कर लें। ये एक डील है जो एक्सपेक्टेड है कि अगस्त सितंबर के बाद किसी स्टेज के ऊपर, दिसंबर उसका एक्चुअल टाइम है, वो सऊदी पैसा भी हो सकता है कि IMF वाला हमें किसी कर्जे की शक्ल में मिल जाए। असूलन दबाव नहीं होना चाहिए, ये स्पेकुलेटिव रन है और बेयकीनी है और उसको डिफेंड करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। इसहाक डार, दोबारा मैं उसका जिक्र करूँगा कि जब एटमी धमाके हुए तो रुपया आपका 80-85 पे चला गया था और तो ये थी कि उसी वक्त 100 पे हो जाएगा। ये 98 की बात कर रहा हूँ मैं। उसने उस वक्त बड़े स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स यूज़ किए थे जिसके ऊपर गाली गलोच भी की गई कि इसने दुरुस्त तरीका इख्तियार नहीं किया। क्या किया था उसने FIA को पीछे लगाया, बैंकों की जो एक्स्ट्रा डिमांड गई थी उनको फ़ोन कॉलें आई कि डिमांड क्यों आई, ये मनी चेंजर से पूछा ये डॉलर उठा के बाहर कैसे लेके गए हो, रुपया दोबारा 54-55 पे आ गया।
आपको क्राइसिस लाइक सिचुएशन में आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ती है। आपको मैनेज करना पड़ेगा कि सूरत हाल काबू से बाहर ना हो जाए। रुपया पाकिस्तान का गिर रहा है, ये किसी की ज़ाती जायदाद नहीं है शहबाज शरीफ की। कुछ ऐसे गधे लोग हैं, उनका मैं नाम लेना पसंद नहीं करता, कि वो स्टॉक मार्केट में सट्टा खेलते खेलते सारी उम्र उन्होंने गुजारी है, डे ट्रेडिंग करते करते। अब वो बड़ी खुशी से बयान जारी करते हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला है। वो गधो, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलते हो पाकिस्तान में रहते हुए। इसी मुल्क में शौक़ है हुक्मरानी का कि आपको तर्जमानी मिल जाएगी किसी वजारत में, और उसी के ख़िलाफ़ अपने घर में वो खुदा का खौफ खो। और वो लोग इस वक्त स्पेकुलेटिव रन में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। शर्म करें, मुंह पे दाढ़ी रखी हुई है, कुछ शर्म हया होनी चाहिए, है कोई नहीं है वैसे उनको। पंजाब के अंदर आ जाए, पंजाब की सूरत हाल ये है, पंजाब के अंदर 25-25, 30-30 करोड़ रुपए का रेट लग रहा है। आज से 2-3 रोज़ पहले शरकपुरी, जो पहले नून लीग में थे, फिर पीटीआई में गए, फिर दोबारा उन्हें नून लीग की मोहब्बत याद आ गई, उन्होंने कहा मैं तो हमजा के साथ हूँ, और फिर दोबारा परवेज़ लाई के पास गैर इस्तीफ़ा दे दिया। पंजाब में लोटों की सियासत इतनी गंदी है, और ये पिछले 30 सालों में कुछ 50 मौके आए होंगे कि ये लोटे अपनी कीमत, अपना मोल बढ़ाकर एक से दूसरी जमात में जाते हैं, और तमाम जमातें बेशर्मी के साथ पहले से ज़्यादा मोल देकर उनको ख़रीद लेती हैं। नून लीग सर फहरिस्त है इसमें, और अब पीटीआई पीछे रहने पे तैयार ही नहीं है। दोनों में दौड़ लगी हुई है कि कौन ज़्यादा लोटे ख़रीद सकती है और कौन ज़्यादा पैसे इस्तेमाल कर सकती है। ना किसी लीडर को शर्म है, ना किसी बिकने वाले को शर्म है, ना किसी ख़रीदने वाले को शर्म है। ये सूरत हाल है पंजाब के अंदर। और मैं आपको इल्ज़ामात भी सुनाता हूँ, और कुछ लोगों ने जो इतराफ़ कर रहे हैं मुँह से, उनका भी हाल दिखाता हूँ। पहले फवाद चौधरी और तारड़ को सुन लीजिए। रहीम यार खान से MPA मसूद मजीद मुबैना तौर के ऊपर 40 करोड़ रुपया लेके वो माशाल्लाह तुर्की पहुंच गए। 3 MPAs हैं, गजनफर अली चीना, सरदार शहाबुद्दीन और आमिर बकर से। इन 3 MPAs ने अपने एफिडेविट्स सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए हैं। किस तरह से उन्हें पैसों की ऑफ़र की गई। अता तारड़ जो है उसने उनसे बात की, उन्होंने कहा जी हमें 10 लोग चाहिए। तो उसने कहा नहीं, हमारे पास 14 लोग हैं, और 14 लोगों के लिए हमें 14 अरब रुपया चाहिए। तो अता तारड़ ने उनको आगे से कहा कि नहीं, 14 अरब रुपया तो बहुत ज़्यादा है, हम आपको 25 से 30 करोड़ रुपया जो है वो फ़ी MPA दे सकते हैं। मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान की कहता हूँ कि अगर मैंने आपके इस MPA को, चौधरी मसूद जिनका नाम है, 40 करोड़ रुपया ऑफ़र किया हो, तो अल्लाह ताला मुझ पर अपना अजाब और कहर नाजिल फरमाए। और अगर आप झूठे हैं और मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो ये भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप पर अपना कहर और अजाब नाजिल फरमाए। कुरान पर हल्फ देने को तैयार हूँ कि चौधरी मसूद को कोई पैसे नहीं दिए गए। ये चौधरी मसूद का इस्तीफ़ा है। जलील शरकपुरी साहब वो 2 दफ़ा नून लीग को और 2 दफ़ा पीटीआई को प्यारे हो चुके हैं। और पीटीआई का तो नारा यह है कि इमरान खान का साथ देना है और जहाद करना है। तो जहाद करने की खातिर 2 दफ़ा पीटीआई में गए थे, PMLN में क्या करने गए थे वो खुद ही बताएंगे, लेकिन अब दोबारा ये परवेज़ इलाही के साथ है। ज़रा उनका जुमला हमारे प्रोग्राम में कहा हुआ उन्हीं की ज़ुबानी सुन लें, और फिर उस हमारे ही TV चैनल के ऊपर दोबारा परवेज़ इलाही से मिलते हुए उन्होंने क्या इरशाद फरमाया वो भी सुन लीजिए। दोनों जुमले इन्हीं के हैं, उन्हीं की ज़ुबानी सुन। मैं मुस्लिम लीग नून से मेंबर सूबाई असम्बली हूँ, ठीक है, और मुस्लिम लीग नून के साथ ही हूँ। तो मैंने तो कभी भी ये नहीं कहा कि मैंने पार्टी छोड़ दी। कल को जो वोट देने का मरला आएगा, मैं पार्टी से नाराजगी के बावजूद पार्टी के पॉलिसी को वायलेट नहीं करूंगा। वो मेरी एक कमिटमेंट है, कानून के साथ भी, अखलाकियात के तहत भी। जहाँ पार्टी हुक्म करके मैं वोट दे दूंगा। अगले इलेक्शन में सर तहरीक इंसाफ से टिकट लेंगे? जी बिल्कुल, जब मैं खासा को पसंद करता हूँ और उनकी सोच को पसंद करता हूँ तो उनके साथ ही रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। शरकपुरी साहब के ऊपर एक ऑडियो क्लिप आया जिसकी तस्दीक तमाम ज़राए ने की। किसी ने कहा मजाक में बात हुई थी, किसी ने कहा कि मैंने मना किया था कि फ़ोन पे बात नहीं करना, किसी ने कहा ये शेख रशीद है जो इमरान खान को मरवा रहा है। ऑडियो क्लिप की डिनाइल किसी ने नहीं की। सुनिए शेख साहब क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। कल शरकपुरी ਨੂੰ भी पेमेंट दे दीजिए। टेलीफोन खुदा दा मतलब कोई गल नहीं के तो अजी मेरा कोई इंडिया ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ रहा है ना ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਵਾਈ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਯਾਰ ਬਾਤ सूरत हाल देखना, ਤੁਸੀਂ सूरत हाल ਚੱਲਾ बेड़ा पार करने का इंशाअल्लाह। अच्छा हाँ सारे लोगों ने ਸਾਡੇ ਬਿਆਫ ਤੇ ਰਾਤੀ ਪੀਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ इंशाअल्लाह ਤੇ ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਿਆਫ ਤੇ ਦਿੱਤਾ, अल्लाह इंशाअल्लाह शर्म पर्दा रखना, अल्लाह देखना।
ਤੇ ਹਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅਜੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਜੇ 10 ਵਜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਲੱਗੇ ਆ ਸਵੇਰ ਦੇ ਥੋੜਾ। ਚਲੋ हाँ, खबर देंगे ਤੁਹਾਨੂੰ थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह। इलियास चन्योटी साहब MP हैं नून लीग के, वो क्या फरमा रहे हैं दिखाइएगा। मेरे साथ राब्ते की कोशिश की गई सऊदी अरब में भी, और अभी भी मैं जब एयरपोर्ट पर उतरा तो मेरे कॉलें आ रही थी। मेरे जो ताल्लुक वाले थे उनको 10 करोड़ रुपया कहा कि ये MPA साहब के लिए, 2 करोड़ रुपया उन लोगों के लिए जो कि उनके साथ हमारी डीलिंग करवाते हैं। इंशाअल्लाह ताला ये 10 करोड़ नहीं 10 अरब भी होंगे तो मैं इंशाअल्लाह अपनी पार्टी के साथ खड़ा हूँ। कल रात से मुख्तलिफ नंबर से धमकी अमेज मैसेजेस आ रहे हैं, यानी ये कहा जा रहा है मैसेज के अंदर कि अगर आपने परवेज लाही को वोट दिया तो आपकी फैमिली की और बच्चों की खैर नहीं है। ये इलियास चन्योटी और उमर फारूक दूसरे PTI के MPA थे। दोनों ने अपनी अपनी जमात की तरफ से कहा है कि हमें ऑफ़र हो रही है। शर्म से डूब मरना चाहिए इन सियासी जमातों को, ऑफ़र देने वालों को भी, और जो लोटा बने जिस जमात का भी, नून का हो, PTI का हो, काफ का हो, उसको जूते पड़ने चाहिए। ये कुछ लोगों ने आपको 2-2, 2.5 लाख लोगों ने वोट इसलिए डाले हैं कि आप 20-25 करोड़ लेकर अपनी गैरत का सौदा कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, जिस भी जमात का बिकता है उसको जूते पड़ने चाहिए और ताहयात नाहल होना चाहिए, दोबारा मौका भी नहीं उसको मिलना चाहिए। जो आज प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ गए इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में पलविशा खान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से तलाल चौधरी हमारे साथ हैं, और जनरल गुलाम मुस्तफ़ा मारूफ डिफेंस एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ हैं। आसिम नसीर हमारे नुमाइंदे लाहौर कर रहे हैं। आसिम, ये बताइएगा कि इस वक्त ये लोटा क्रेसी की क्या सूरत हाल है, कौन किधर बिक रहा है और किसने कितने खरीद लिए? बहुत शुक्रिया नदीम साहब। देखें, इशू ये है कि इस वक्त जो मामला है वो 7 वोटों के ऊपर आया हुआ है, और बिलाशुबा ये आखिरी 36 घंटे हैं और इसमें दोनों तरफ से जोर लगाया जा रहा है। लेकिन हम माजी से तकरीबन जो 2 अप्रैल से ये सिलसिला पंजाब का शुरू हुआ, आनी बहरान का, और उसमें जिस तरह काफली की उन्होंने पलटा इत्तेहादियों को छोड़कर, उसके बाद से ये काम शुरू तो हो चुका हुआ था, लेकिन उसमें इतनी आवाज़ नहीं उठी। आज सूरत हाल ये है कि आज क्योंकि अब वज़ीर आला का हतमी फैसला होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो मुदाखलत थी उसके बाद इसमें कोई बंदे बिके हैं आसिम, या सिर्फ खाली शोर हो रहा है 25 करोड़ 40 करोड़? किसी ने बंदे खरीदे हैं, PTI ने या नून लीग ने बंदे खरीदे हैं? यस सर नो? देखिए, ये बंदे खरीदे या नहीं खरीदे, ये बात तो एक हकीकत है कि दोनों तरफ से जोर लगाया जा रहा है, और तारीख को कभी इम्कान नजर आ रहा है कि दोनों तरफ से ही बंदे कुछ ना कुछ कम लाजमी होंगे। खासतौर पे PTI की अभी तक जो हम देख रहे हैं जो तादाद है और जो बॉडी लैंग्वेज PTI की नजर आ रही है, और आज जो पार्लिमानी उनकी मीटिंग थी वहाँ पर सिर्फ 90 लोग आए थे। 188 का वो इस वक्त अददी तादाद है, लेकिन आप देख सकते हैं कि उनकी तादाद ही आज मौजूद नहीं थी। और अगर आज के दिन 90 अफराद, PTI के कितने लोग थे? उन्होंने एक होटल में अपने लोगों को ठहराया है, काफ के लोगों को और PTI के लोगों को, वहां कितने लोग मौजूद हैं? नदीम साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, 90 लोग टोटल मौजूद थे। 70 लोग होटल से आए, 20 लोग जो थे वो लाहौर और दीगर शहरों से अपनी गाड़ियों में आए। पंजाब असम्बली के अंदर सिर्फ जो अरकीन पंजाब असम्बली जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था, एक अगर आप जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, ये बताएं कि आपका अंदाजा क्या बताता है कि कितने बंदे PTI के गैर हाजिर होंगे, कितने काफ के तकसीम हो सकते हैं और कितने PMLN के गायब हो सकते हैं? तीनों जमातों का नंबर बताइए। मैं 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपको ये लाजमी इस तरफ इशारा कर सकता हूँ कि दोनों तरफ की हम बॉडी लैंग्वेज जर्नलिस्ट देखता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाहर भी, जो हमें इस वक्त बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है वो मुस्लिम लीग नून की बहुत ज्यादा इस वक्त कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, और तादाद यही लग रहा है कि तहरीक इंसाफ का जो शोर है हॉर्स ट्रेडिंग का, वो कल मजीद ज्यादा होगा, और तादाद 5, 6, 7 नहीं, शायद ये तादाद इससे ज्यादा भी बढ़ जाए, क्योंकि उसकी मेन वजह यही है कि जो पार्लिमानी पार्टी की जो मीटिंग थी वहां पर लोग ही नहीं थे। जो होटल्स में लोग ठहराए गए थे, सिर्फ 2 बसों के अंदर वो लोग आए, 2 बसों में भी 70 अफराद सवार थे। तो सवाल ये आसिम, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। पलविशा, आपसे पहले आसिफ जरदारी साहब की मुलाकात थी चौधरी शुजात साहब से, अभी MQM वाले भी मिले हैं। काफ़ी उस मीटिंग का चर्चा था कि काफ लीग के 10 वोट हैं, अगर शुजात साहब ने मरकज़ की तरह वहाँ भी अपने अरकान को इजाज़त दे दी कि जिसका जिधर दिल आता है वोट डाल दो, तो आधे आधे वोट तो वहीं से तकसीम हो जाएंगे, मसला ही हल हो जाएगा। अब ये मिसिंग कैंडिडेट की तरफ भी आता हूँ, क्या आउटकम क्या उस मीटिंग का, जरदारी साहब की और शुजात साहब की मीटिंग का? देखिए जी, मैं तो वहाँ नहीं मौजूद, इसलिए मुझे अंदर की बात का इल्म नहीं है, लेकिन जाहिर है वो जरदारी साहब ने जाकर अपने
कैंडिडेट के लिए, जो इत्तेहादी जमातों का कैंडिडेट है हमजा शहबाज, उनके लिए हिमायत मांगी होगी। ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है और इसमें उनके जरदारी साहब के वहाँ जाने से मैं हैरान हूँ कि ये पीटीआई को जैसे ही उन्होंने वहाँ लैंड किया है इनकी हवास बाख्ता हो गए हैं। पीटीआई का इल्ज़ाम यह है कि जरदारी साहब पैसे बांट रहे हैं एमपीएस। अच्छा जी, बात दरअसल ये आपने बहुत अच्छा किया, आपने कहा पैसे बांट रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं। तो मुझे बताइए, जिस वक्त जहांगीर तरीन साहब जहाज़ भर भर के यहाँ लाते थे, कौमी मुफाद में क्या झूले लेने आते थे? वो कौमी मुफाद में था। चले, वो कौमी मफाद में था तो जरा जहांगीर तरीन साहब को भी मौका दीजिए ना, वो बताएं कि उनकी जेब कितनी हल्की की इन्होंने। ज़रा अलीम खान को भी मौका दीजिए ना, वो बताए। अब बात दरअसल ये है कि ये वही है जो अब कह रहे थे कुछ दिन पहले इमरान खान साहब कि मैं अपने बजट की तादाद पूरी करने के लिए भी एजेंसी से मदद लेता था, उन्हीं लोगों से जिनको आज जो उन्होंने निशाने पे रखा हुआ है, जिनको सुबह शाम वो मुगल्लज़ात बकते हैं। लिहाजा मुझे समझ नहीं आ रही कि आज कोई नई पिटिशन याद आ गई। उस वक्त पिटिशनें याद नहीं आती थी जब आप लोगों के ज़मीर ख़रीदते थे, जब आपने कहा मैं ऐसे लोगों को साथ बिठाने से अच्छा है कि मैं अपोजिशन में बैठ जाऊं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपने किस तरीके से लोगों के गले में वो अपनी जमात के वो डाले झंडे, और आपने जो आया उसको आपने तलाल चौधरी से पूछे। तलाल चौधरी साहब, इस वक्त क्या पोजीशन है? आपने कितने बंदे खरीदे हैं? इस वक्त पंजाब में सूरत हाल अच्छी नहीं है, लाहौर में बंदे खरीदे और बेचे जा रहे हैं, वो अस्तबल खुला हुआ है और बाकायदा हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि ये इल्ज़ामात जो है सबसे पहले पीटीआई जो है उसको लगाने की आदत है। आपको याद होगा कि ज़िमनी इलेक्शन से पहले क्या इल्ज़ाम नहीं लगा, और ज़िमनी इलेक्शन के दिन भी वो कहते रहे कि इन्होंने जी फैक्ट्री में मोहरें लगा ली, इन्होंने फ़लानी जगह लगा ली, ये फ़लाँ कर दिया, और हर चीज़ उनकी झूठ और गलत निकली। जब रिज़ल्ट आया तो उसके बाद कोई चीज़, किसी एक की कोई दरख्वास्त, रेट, यानी सब झूठ था। इसी तरह बेशुमार और दफ़ा ये बयानबाजी या टाइम से पहले अपनी जमात के अंदर अपने गिरेबान में झांकने की बजाय दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं। 2 अरकान ने हमारी तरफ से इस्तीफे दिए, हमने किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं कहा कि जी इसको पैसे दिए। एक ऑडियो लीक ज़रूर हुई और वो ऑडियो आई तो उसके बाद ये पता चला कि इसमें कोई पैसे की इन्वॉल्वमेंट थी। कोई पैसे की इन्वॉल्वमेंट ना है और ना पैसे से इतना ये कोई खरीदो फरोख्त हो सकती है। बड़े आकल बालिग लोग हैं ये सारे। इन लोगों ने अगर कोई सियासी तौर पर अपना किबला चेंज कर लिया है और वो चाहते हैं कि वो एक पार्टी के साथ ना रहें, वो दूसरी पार्टी की तरफ जाएं और उसकी जो बाकी वो भी भुगतें, सजा भी भुगतें, डी सीट भी हो, उसके बाद इलेक्शन भी लड़ना पड़ेगा और इसी तरह के बाकी मामलात से भी गुजरना पड़ेगा। उसके बावजूद अगर कोई आदमी ये चाह रहा है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इन लोगों ने रेफरेंस भेजे, ये जो रहीम यार खान के, आपके ख्याल में पीटीआई के कितने लोग हैं जो वसीतर कौमी मुफाद में 22 वाले दिन वहां हाजिर नहीं होंगे? देखिए, मैं ना कौमी मुफाद का कह रहा हूं और ना मैंने आपसे कहा है कि कोई आदमी भी अपने सियासी मुस्तकबिल का तयन अपनी मर्जी से कर सकता है, और अगर वो करेगा तो कानून के मुताबिक सजा भी भुगतेगा, और अगर वो भुगतने को तैयार हो तो फिर कर ले, तो उस पर आपको इतराज नहीं होना। एक सिर्फ बात, ये जो मसूद की बात करते हैं, कितने लोग हो सकते हैं जिन्होंने अपना सियासी किबला बदलना हो? कुछ बताइए तो सही, पीटीआई के कितने ऐसे लोग हैं जो 22 को अपना किबला बदलेंगे? देखिए, गुजारिश ये है, आप वहां पर किसी से बात करें, शाह महमूद समेत कोई बंदा सेटिस्फाई नहीं है। आप इवन चौधरी परवेज अलाई से जब तक वो वजीर आला के कैंडिडेट नहीं बने थे तो वो क्या कहते हैं, पैम्पर और चूसनी वही तो कर रहे थे। यानी इनके सियासी रवैये से इमरान खान के कोई मुतमिन नहीं है, कोई आदमी भी। और सियासी लोग जो है वो इज्जत, एहतराम और बहुत सीधा चाहते हैं, सिर्फ पॉपुलैरिटी और जीतना नहीं चाहते होते, जीतने के बाद लोग इज्जत भी चाहते हैं। बाकी ये इल्जाम तराशी मेहरबानी करके ना फरमाएं, कोई अगर सबूत है तो मेहरबानी करके ले आए, और उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन भी है, कोर्ट्स भी हैं। जनरल साहब से पूछें। जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, आपको गुलाम हैदर वाई की असम्बली और मंजूर वट्टू वाली असम्बली का पूरा वाक़या याद होगा। गवर्नर अल्ताफ़ जो ताया हैं फवाद चौधरी के, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो उस वक्त गवर्नर पंजाब थे।
रातों रात पूरी असम्बली अक्सरियत वाली लोटा बन गई थी, पूरी असम्बली। ये हिस्ट्री है पंजाब के बहुत सारे पॉलिटिशियन घरानों की, और काबिल अफसोस है, शर्म से डूब मरने का मुकाम है। कोई इज़्ज़त की बात नहीं है, बकाऊ माल होना कोई इज़्ज़त की बात नहीं है। तो लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी इल्ज़ाम दोनों तरफ से ये है, नून से भी ये इल्ज़ाम है कि शरकपुरी पैसों से गया, अब PTI से भी ये इल्ज़ाम है कि ये पैसों से हमारा बंदा ले गए। देखिए, बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि गुज़श्ता काफ़ी अरसे से हम ये देख रहे हैं कि जो सियासत ने जो आला मकासद थे वो पसे पुष्ट डालकर टोटल मफादात की सियासत में आके हम फंस के रह गए हैं, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पर है चाहे वो पार्टी लेवल पर है। आप पहले जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान की इकॉनमी की जो हालत है इस वक्त, उसके बारे में फिक्रमंदी जाहिर तो हम कर रहे हैं, लेकिन कोई बामकसद इक़दामात हम नहीं कर रहे। हम जगह जगह से कर्जा तो ले रहे हैं, उसकी वापसी का हमारे पास कोई सोच नहीं है, कोई उसके बाद मनसूबा नहीं है। तो जब आप इस लेवल पर आपकी सोच जिस तरीके से है और इंडिविजुअल लेवल पर जो आप बात कर रहे हैं, और ये भी हमारी हकीकत है पंजाब में, बदकिस्मती से कि पंजाब में ये होता रहा है और हम सब ने देखा है। जिस दौर का आप जिक्र कर रहे हैं वो दौर में हमने देखा था बदकिस्मती पंजाब की कि वो हम चलता रहा है, लेगेसी हमने उसको छोड़ा नहीं पीछे। हमने आज भी वही चीज़ हमारे सामने आपको नजर आ रही है। इससे जो मुझे डर जो ज़्यादा हमेशा से रहा है वो ये कि अगर इन तमाम वजूहात की बिना पर हमारी जो नई नस्ल जिसने इस मुल्क की आगे भागदौड़ संभालनी है, वो इस सब से मुतनफर होकर पीछे हट गई, लाताल्लुक हो गई, तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी होगी। क्योंकि जो मेन स्टेक होल्डर है उनका इसमें कोई आपको फायदा या नुकसान नजर नहीं आ रहा है। इसमें उनको हर तरह से बेचारों को रगड़ा ही मिल रहा है। उनको जो आवाम है जिसकी हम बात कर रहे हैं, चाहे महंगाई का देख लीजिए, चाहे आप ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए, बाकी जो चीज़ें आप देख लीजिए, जिसकी वजह से मुझे हमेशा से ये डर रहा है कि अगर ये हमारे रवैये रहे, सियासी रवैये जिसकी हम बात कर रहे हैं, और हम लान तान इल्ज़ाम तराशी और दुश्मन तराजी तक हम उतर आए हैं, और बगैर तहकीक के बात करना हमारे लिए को बहुत चीज़ बड़ी मुश्किल चीज़ रह नहीं गई। मैं झूठ बात तो नहीं कहूँगा, झूठ बोलते हैं, मैं कहूँगा बगैर तहकीक के जो बात कर देते हैं हम लोग, हमारे सियासी रहनुमा जो हैं, उसका नतीजा क्या निकलेगा हमें। आज अगर पाकिस्तान इस मुसीबत में गिरफ्तार है, इसमें सब कसूरवार तो है ना हम लोग। हम क्यों इस बात को हमारे सियासी ज़ुबान नहीं समझ रहे कि आज जो कुछ वो शायद लेट से PTI जीत जाए या PMLN जीत जाए, उससे होगा क्या? क्या सियासी अबतरी कम हो जाएगी इससे? क्या सियासी जो इस वक्त हमारे इर्ताश है वो ख़त्म हो जाएगा हमारा? इससे हमारी इकॉनमी बेहतर हो जाएगी? क्या हमारी जो अक़दार हैं, आला अक़दार जिसका हमारा मुआशरा एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त नमूना हुआ करता था, क्या हम वापस जाएंगे उससे? हम हर दिन नीचे जा रहे हैं मलिक साहब। सर मैं एक ब्रेक ले लूँ, गुलाम मुस्तफा साहब ब्रेक से वापसी पे दोबारा कंटिन्यू करें, ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहेगा जी। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। जनरल गुलाम मुस्तफा, आपकी बात अधूरी छोड़ी थी, थोड़ा सा मैं आपको इकॉनमी की सूरत हाल पे भी साथ ले जाऊँ। फ़ौज का बराह रास्त एग्जेक्टिव के मामला से ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल, लेकिन पाकिस्तान में पिछले कुछ अरसे से जिस तरीके से हुकूमत चली, सेम पेज की बातें की गई। आर्मी चीफ को नेशनल डेवलपमेंट कमेटी का रुकन बनाया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जनरल बाजवा को बाकायदा रुकन बनाया था। तो जब रुपए पे इस कदर रन हो, जैसे आपको अभी नज़र आ रहा है कि 179 से इनको हुकूमत मिली थी, फिर ये 181 पे ले गए, अब 225 पे है, तो 20 और 20 40 और 45 रुपये का फ़र्क पड़ चुका है। तो इसके ऊपर वहाँ परेशानी नहीं होती कि ये पाकिस्तान को तो डूब जाएगा अगर हमने एक्ट ना किया, इंटरवीन करना पड़ेगा? जी, परेशानी तो बेइंतहा होगी। जनरल बाजवा इससे पहले भी अगर आपको याद हो, कराची में एक सेमिनार था, वहाँ पे बड़ा वाज़ेह कर चुके थे कि जब तक आपकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बेहतर नहीं है, इकॉनमी इज योर सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी इज अबाउट इकॉनमी। अगर आपकी इकॉनमी बेहतर होगी, प्रोग्रेसिव होगी, तो जितना मुल्क खुशहाल होगा, एक तो लोग सिक्योर फील करेंगे, दूसरा आपके फौज को भी आप अपना खर्च कर सकते हैं उनके ऊपर। जिन हालात में है इस वक्त, जिस तरीके से जो फौज का बजट है आर्म फोर्सेस का, अगर आप इसको इस बजट मैं आपसे समझना चाहता हूँ क्योंकि ये एग्जेक्टिव की डोमेन है ना, शहबाज शरीफ की हुकूमत है उसकी डोमेन है, लेकिन अब रुपए के ऊपर रन है इस वक्त बाकायदा, इससे कम मैं उसके लफ्ज़ नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत क्राइसिस है, सीरियस किस्म का क्राइसिस है। तो वहाँ क्या थॉट प्रोसेस है और किस तरीके से फ़ौज आके मदद कर सकती है? टेक ओवर सोल्यूशन नहीं होते। बहुत से लोग कल मेरे प्रोग्राम में कह रहे थे कि माशाल्लाह लग जाएगा, 77 वाली सूरत हाल हो जाएगी, वो तबाही का रास्ता है। मैं ऑन एयर कहता हूँ, आपकी ज़ुबानी भी सुनना चाहता हूँ,
टेक ओवर तबाही का रास्ता है कि पाकिस्तान बचाने का रास्ता है? नहीं जी, टेक ओवर तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी हमाकत तो आपको हो सकती नहीं है। टेक ओवर करें, क्यों टेक ओवर करें आप? जब आप मौजूद हैं और आपके जो सियासी लीडरशिप है वो आपसे बात करके इतना ज्यादा परेशान नहीं है और आप अवाम को समझा सकते हैं कि भाई हमारी फौज भी हमारी है, इसकी लीडरशिप भी हमारी है, अगर ये हमारे साथ मदद करने को आए हैं, इससे पहले भी तो फौज मदद करती रही है। चाहे शहबाज शरीफ साहब जो चीफ मिनिस्टर पंजाब में थे तो कितना दफा फौज आई मदद करने के लिए, चाहे वापडा का था उससे पहले देख लीजिए, चाहे स्कूल का था सारा। तो फौज का अपने मुल्क में अपने लोगों की मदद के लिए आना कोई अचंभा क्यों है हमारे लिए? हम इस हद तक तो फौज को बिल्कुल मेरा ख्याल है कि हमें उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए और जिस तरीके से मदद कर सकती है। देखिए फौज ने ऑलरेडी अपना बजट काफी सुकेड़ लिया। वो एक तो नंबर 1 जो फौज कर सकती है वो कर दिया उसने। बेयर मिनिमम इस वक्त सर्वाइवल बजट पे है पाकिस्तान की फौज जो है, ये ठीक नहीं है पाकिस्तान की सिक्योरिटी। दूसरा, पाकिस्तान में जहां जहां भी आप देखिए, अब आप डिप्लोमेसी भी प्योरली वो जो पहले हमारे था कि डिप्लोमेट्स जाके करते थे, मिलिट्री डिप्लोमेसी भी आपके ओवरऑल डिप्लोमेसी का हिस्सा बन गई हुई है। जनरल बाजवा से पहले भी कई दफा जाके मुख्तलिफ ममालिक से हमारे लिए हमारे हुकूमतों के लिए आसानियां करने की कोशिश करते रहे हैं। अब भी उनसे बातचीत उनसे हो सकती है। पीटीआई को इमरान खान के दौरे हुकूमत में इब्तदाई दिनों में बहुत मुश्किलात थी, उस वक्त भी पाकिस्तान की सूरत हाल बहुत ख़राब थी, तो उस वक्त भी जो सऊदी अरब से यूएई से कतर से $10 अरब का चाइना से मिला के पैकेज था, उसमें भी उस वक्त आर्मी ने रोल अदा किया था। मैं पलवशा इन मामला पर बड़ी नज़र रखती है, इनसे भी पूछना चाहता हूँ, हम मुश्किल सूरत हाल में हमें रास्ता चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। जिससे भी बात करनी है बात करें, लेकिन पाकिस्तान तो बचाना है ना, सियासत तो बाद में आएगी। देखिए ये सोच अगर ज़ाहिर है सब में हो तो सारे बैठेंगे ना। अब आप देख लीजिए, चाहे इमरान खान साहब हुकूमत में थे या अब जब वो हुकूमत में नहीं है, वो किसी भी स्टेज पर, चाहे वो वक्त था जब इंडिया ने बॉर्डर पर हमारे शहरों को निशाना लेके मिसाइल फिट किए हुए थे, चाहे इससे भी बुरी कोई सिचुएशन थी, वो साथ बैठने को तैयार नहीं थे। और अब चूंकि वो हुकूमत भी उनके हाथ से गई और वो धचका, जहनी धचका या जो भी धचका उन्हें लगा है वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो उनका जो ये एक नज़र आता है एक एम के इतनी एनार्की इस मुल्क में फैल जाए कि अगर वो नहीं तो सारा सिस्टम वो साथ लेके बैठ जाए और फिर उसके नतीजे में फिर कोई शायद आ जाए जो उनके सर पे हाथ रख दे। लेकिन नदीम मलिक साहब, यतीम के सर पे हाथ ज़रूर रखा जाता है। यतीमी की भी एक उम्र होती है, यतीमी की भी एक हद होती है, उस हद के बाद खुद ही फिर अपना कुछ करना पड़ता है, खुद ही हाथ पांव मार के चलना पड़ता है। लिहाजा अब वो उस उम्र से निकल गए हैं जहाँ वो हाथ का जो है वो इंतज़ार करें कि वो कोई हाथ रखे उनके सर पे और फिर वो चल पड़े। खुद अपने पैरों पे चलना सीखो। अगर इतनी बड़ी कामयाबी जो वो क्लेम कर रहे हैं उनको मिली भी है, वो कामयाबी उन्हें मिली है, तो सवाल ये है कि इतनी बड़ी कामयाबी उन MPS को, पंजाब के बाकी मानदा को नज़र नहीं आती कि इस जमात ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की, हम इसको छोड़कर क्यों जा रहे हैं? क्या वो अपने लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहे कि कल को हमने इन्हीं से टिकट लेनी है? वो फिर भी कन्विंस्ड हैं लोग कि उन्हें फिर भी चंद करोड़ या जो भी आप उन पर इल्ज़ाम धरते हैं उसके एवज वो अपनी वफादारी जो है वो बेच रहे हैं। तो फिर आप अपने अंदर देखें कि आपके अंदर क्या है। वो बगैर पैसों के नहीं टूटेगा, जहां जो मर्जी तो बहस करें, फिर वो यही समझ रहे हैं ना, शरकपुरी मोहब्बत में गए होंगे, आपका ख्याल है शरकपुरी मोहब्बत में गए होंगे? नहीं, लेकिन फिर वो यही समझ रहे हैं ना कि आइंदा जो है फिर वो इमरान खान की जमात से, उसकी टिकट से वो फिर इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता। आपको मैं एक जहांगीर खान तरीन का स्टेटमेंट सुना, अपने तलाल चौधरी साहब से उसका जवाब लेते हैं। जहांगीर तरीन साहब पब्लिकली कहते थे कि हमारी 23,000 अरकान जीते थे पंजाब से, 8 सीटें नून से कम थी, लेकिन खान साहब ने कहा पंजाब के बगैर हुकूमत नहीं बनानी, तो फिर मेरा जहाज़ चला। ये पब्लिकली स्टेटमेंट वो दे चुके हैं, सुनिएगा उन्होंने कहा क्या हुआ। इलेक्शन हुई, कुछ सीटें कम हुई थी, फिर आप सबको किस्सा पता है, फिर जहाज चला, अल्लाह का हमारी नून से 8 सीटें कम थी, 23 आजाद जीते थे, 23। उसमें से कोई हमारी पार्टी के टिकट ना दिए हुए लोग थे, कोई नौजवान और थे, कोई बिल्कुल नए लोग थे। अल्लाह शोए खान साहब ने कहा ये पंजाब के बगैर हमारी हुकूमत का कोई फायदा नहीं। एक मुझे मैसेज आया, मैंने सिर्फ वापस लिखा, आप फिक्र मत करें, मेरे पे छोड़ दें। तो ये जहांगीर खान तरीन साहब का स्टेटमेंट है। तलाल चौधरी साहब, मैं आपसे एक मशवरा भी है और सवाल भी है, अगर हमजा की हुकूमत गिर जाती है भाई इसको, तो उसको गिरने दें बजाय लोटे खरीदने के। हमजा कोई कमाल, कोई तोप तो चला नहीं रहे, 2 महीने 3 महीने आपने हुकूमत करनी है, फिर वैसी केयर टेकर आ जाने।
तो इस गंद में मत उलझें, मेरा मशवरा आपको यही है। आगे जो आप कहें बताइए। गुजारिश है कि बहुत सारे इल्ज़ामात बाई इलेक्शन से पहले भी हम पे लगे और कहा गया कि हुकूमतों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम बाई इलेक्शंस में ये चीखो पुकार थी कि भी ये बिल्कुल इलेक्शन जीत जाएंगे और ताकत का इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल ताकत का इस्तेमाल। और आपके सामने हुआ है कि फाफिन और बहुत सारे और अदारों ने कहा इंतहाई बेहतर इलेक्शन था और उसमें वफाक और सूबे में दोनों में इत्तेहादियों की हुकूमत थी। देखिए, कोई ऐसा काम हम भी नहीं करना चाहते कि जिस पे कोई जो पार्लिमानी सिस्टम है या सियासत पे दाग लगे, मगर हमारा एक जो मुकाबला है वो उस आदमी से है कि जिसने ज़िंदगी में हर गुनाह किया है और हर गुनाह करने के बाद आज भी वो पवित्र है, आज भी वो सादको अमीन है, आज भी वो रियासत मदीना का ढोल बजाता है और आज भी वो बहुत हद तक लाडला है। हमारे केसेस तो 8 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे की रिट के बाद और यानी कहने के बाद भी फिक्स हो जाते हमारे अगेंस्ट, लेकिन जो उन पे हैं वो 8-8 साल से स्टेज पे और पड़े हैं, आज के दिन तक फॉरेन फंडिंग का फैसला नहीं आया। इसी तरह बेशुमार और चीजें हैं। देखिए, गुजारिश ये है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड आपको करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता मलिक साहब कि मैं जिस लीडर की तस्वीर लगाकर लड़ता हूं उसको इसलिए नाअहल कर दिया गया कि उसने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, उसको धक्के से बाहर बिठाया गया है मैनेज करके, और आप कहें कि मैं इलेक्शन लड़ूं और लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। लेवल प्लेइंग फील्ड जब तक नहीं होगी, सियासी इस्तेकाम, इलेक्शन अच्छा नहीं हो सकता। फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं होगा, सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा। सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, मुआशी इस्तेकाम नहीं आएगा। मुआशी इस्तेकाम नहीं आएगा तो पाकिस्तान का इस्तेकाम खतरे में होगा। खुदा के लिए मेरी बात को सारे लोग, ये जो स्टेक होल्डर्स है, जो अदारे हैं, सारे समझे। फेयर एंड फ्री इलेक्शन की रस्ते में जिस से ज्यादती हुई है, खान साहब से तो इतनी सी ज्यादती हुई है सिर्फ कि उनकी मदद नहीं की और उनकी हुकूमत गिर गई। हमसे तो ज्यादतियों के अंबार लगाए गए, जुल्म किए गए हैं, लटकाया गया फांसियों से लेकर, जलावतनियों से लेकर, नाअहलियों से लेकर काल कोठरियों तक। हम नहीं, हमारी बहनें और हमारी माएँ भी। खुदा का वास्ता है, लेवल प्लेइंग फील्ड बना ले इस मुल्क में, फेयर एंड फ्री इलेक्शन का रास्ता हमवार कर ले, नहीं तो हर खेल फिर हर आदमी खेलेगा, अपने सर्वाइवल के लिए खेलेगा, गंदा भी खेलेगा, अच्छा भी खेलेगा। हम अच्छे खेल खेलते रहे और हमसे गंदे खेल खेले गए। हम पर वो कानून मुसल्लत किए गए ब्लैक डिक्शनरी जैसे, हमें ऑब्सलीट करने के लिए, हमें सियासत से निकालने के लिए, एहतसाब से लेकर, मंशियात से लेकर गद्दारी तक के हम पर पर्चे दिए गए। मैं नाहल बैठा हूं, खुदा की कसम मैंने तो इन्हें अदालत नहीं की थी, खुदा की कसम। मैं अब मुहिब्बे वतन आदमी हूं, मैं नौजवान हूं, हम भुगत कर बैठे हैं। खुदा के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बनाएं, सबको लड़ने दें, सबके लिए एक जैसे कानून। लाडले मत रखें, लाडलों को बनाना छोड़ दें और इस मुल्क के लोगों को फैसला करने दें, और फिर जो फैसला उसको इख्तियार, सिर्फ इख्तियार नहीं इख्तियार भी दे दें। एक जनरल मुस्तफ़ा साहब, एक बड़ा अहम सवाल है मेरे सामने। कल सुप्रीम कोर्ट में सवाल हुआ नैब के कानून के ऊपर, तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जो जगह थी पार्लियामान का फ्लोर, वहाँ वापस क्यों नहीं गए। मुझे बहुत अच्छा लगा उनका सवाल, लेकिन एक सवाल और मेरे जहन में आया 63A के ऊपर, जब उन्होंने कहा था कि जो पार्टी लाइन के ख़िलाफ़ वोट देगा उसका वोट काउंट नहीं होगा। इसकी आइन में गुंजाइश नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट ने आइन से कुछ बढ़कर फैसला कर दिया। इसकी वो खुद ही वजाहत कर सकते हैं, मैं इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। लेकिन क्या कभी ये हम पूछ सकते हैं नवाज़ शरीफ से, आसिफ जरदारी से और इमरान खान से कि अपनी पार्टियों के अंदर जमहूरी तरीके से ये पार्टी के सरबराह मुंतखब हो सकते हैं? क्या ये इतने जमहूरी हैं कि अपनी पार्टी के अंदर शफाफ इंतखाबात करवा के पार्टी के हेड मुंतखब हो जाए? नहीं मगर साहब, अगर हम इस काबिल होते और इससे हम इस तरफ चलते तो आज जिस सबतरी का शिकार है शायद मिसके ना होते। बदकिस्मती से ये है कि हमने जो पार्टी के अंदर जो बेसिक डेमोक्रेसी जहाँ से जिसको अरूज मिलना चाहिए था, जहाँ से पार्टी के अंदर से फिर लोकल लेवल पे जो डेमोक्रेसी थी, आपकी लोकल बॉडीज का हक होना चाहिए था, जहाँ से ये लोग ट्रेन होकर ऊपर आते, हमारे सियासी लीडरशिप, और मेच्योर भी होते, समझदार भी होते, आपस में डिफरेंसेस डेफिनेटली रहेंगे एक दूसरे पे और वो रहते, लेकिन कम से कम एक लेवल ऑफ मेच्योरिटी हम अचीव कर चुके होते। वो नहीं है हमारे पास।
और मैं नहीं समझता कि कोई भी जो बड़ी सियासी पार्टी है हमारी, वो कोई इसलिए तैयार भी है या कभी उन्हें सोचा भी है। इलेक्शन होते हैं बराए नाम, वो मैंने भी देखे होते हुए, लेकिन उनका कोई जो बेसिक डेमोक्रेटिक स्पिरिट है वो वहां सर फिक्स्ड इलेक्शन होता है, पार्टी के अंदर फिक्स्ड इलेक्शन होता है। मतलब इमरान खान जैसा शख्स जिसका मद्दे मुकाबल है ही कोई नहीं है पीटीआई में, एक ही शख्स है जिसके ऊपर पार्टी है, उसका नाम इमरान खान है, वो भी ज़्यादा इलेक्शन नहीं लड़ सकता पार्टी के अंदर, वो भी फिक्स्ड इलेक्शन है। बाकी पार्टियों में भी फिक्स्ड इलेक्शन है। तो फिर जमहूरियत का राग क्यों लाते हैं भाई? पार्टी के अंदर से शुरू करो, फिर कौमी सतह पर खुद ही आ जाएगी जमहूरियत। यही मैं अर्ज करूँ ना आपसे कि चाहे वो इमरान खान साहब हैं, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हैं, चाहे जरदारी साहब हैं और फजल रहमान साहब, आप देख लीजिए पार्टी में सिवाय मेरे ख्याल जमात इस्लामी के जो प्रोग्रेसिवली अपने आप को इलेक्शन भी होते हैं, उनके लोग इलेक्ट भी होते हैं, कोई रह भी जाते हैं बीच में, मेरा नहीं ख्याल किसी और पार्टी ने कभी इस तरफ ज्यादा ध्यान। पल विशाल से पूछते हैं। पल विशाल, ये अहम सवाल है। हमारे पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत जो है उसके अंदर तो पार्टी के अंदर से सबसे पहले ये काम शुरू होना चाहिए। हमारी पार्टी के अंदर वो चीज़ ही नापैद है। देखिए बात यह है कि इस मुल्क में जब आप हुकूमतें जो हैं उन्हें गैर आइनी तरीके से उल्टा दें, उनके ख़िलाफ़ साजिशें हों। हमारी हुकूमत आपने देखा पूरी वक्त किया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने तो खैर पूरा वक्त नहीं किया, लेकिन आप उस दौरान याद रखिएगा एक दिन भी कोई ऐसा नहीं गुजरा जब हुकूमत अदालत में नहीं खड़ी होती थी। और जब ऐसा हो और आपके लीडरान जो हैं वो उसकी एक फ़िज़िकल प्राइस पे करें, उसकी एक इमोशनल प्राइस पे करें, उसके लिए उनके जाने जाएं, उसके लिए वो अपनी ज़िंदगियां जेलों में गुजारें, तो फिर जो है ना ये वाला असूल जो है ये कहीं ना कहीं जाके उस तरह लागू होता। मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। मतलब आपकी हुकूमत के खिलाफ इफ्तिखार चौधरी का जो रोल था, नून लीग के खिलाफ इफ्तिखार चौधरी, नून लीग के खिलाफ वो बाबर अहमद का वो रोल था। नहीं, हमने तो सियासी जमातों को उससे कमजोर किया गया, लेकिन अगर जमहूरियत होती जमातों के अंदर तो जमात तगड़ी होती। इन्होंने भी भुगता, हमने भी भुगता, मेमो गेट भुगता। उसके बाद हमने कोई एक ऐसा दिन नहीं गुजरा जब हम वो कर सकते हैं, हमें एडमिनिस्ट्रेटिव कोई फ्रीडम होता। तो लिहाजा फिर जब लीडर्स जो हैं वो अपनी खून डाल देते हैं किसी पार्टी की बुनियादों में, तो वो फिर पार्टी जो है फिर वो उसका न्यूक्लियस बन जाते हैं, फिर पार्टी उनकी कित घूमती है। इलेक्शन तो करवा लें, इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन ना हो तो फिक्स्ड मैच। देखिए अब ये आप अगर कोई आता है सामने तो कौन रोक सकता है? कोई नहीं आता जी, नहीं तो क्यों नहीं आता ना। बात ये है कि अभी आप देखें ना सिंध में कितनी 2000 सीटों पे लोग आए ही नहीं सामने। इस कदर 2 नंबर इलेक्शन होता है पार्टियों के अंदर माजरत के साथ, वो मैं उसको इलेक्शन नहीं कह सकता। आपकी बात मान लूं, लेकिन अभी सिंध में बल्दियात हुए, तकरीबन 2000 नशिस्तों पे कोई पीटीआई वाला, कोई जेयूआई वाला, कोई ऐसा शख्स सामने क्यों ना आया जिसमें इतनी हिम्मत होती कि वो अपने कागज। तलाल चौधरी से पूछते हैं। तलाल चौधरी, ये बड़ा अहम सवाल है। हमें पाकिस्तान में जमहूरियत को मजबूत करना है, कमज़ोर तो करना नहीं है। तो बुनियाद तो उसकी ग्रास रूट से शुरू होती है ना। हम चाहते हैं कौमी असम्बली के अंदर जमहूरियत है। जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है वो सिर्फ जमहूरियत के नारे लगाता है, वो भी सिर्फ उस वक्त लगाता है जब सड़क के ऊपर होता है। हुकूमत में आने के बाद वो भी भूल जाता है। पार्टी के अंदर भी जमहूरियत नहीं होती, क्यों? देखिए मलिक साहब, पार्टी के अंदर जमहूरियत देखे ना, अगर मैं तो वो उसी आदमी को चाहूँगा कि वो पार्टी का सरबराह हो जो कि मकबूल है, जिसके नाम पे मुझे वोट मिल सकता है। तो अगर नवाज शरीफ मकबूल है तो भाई कौन चाहेगा पार्टी में से कि भी उसको अपना कायद ना बनाया जाए, प्रेसिडेंट बनाने से उसको उतार दिया जाए और किसी उस आदमी को प्रेसिडेंट और उसको बना दिया जाए जिसकी कोई पब्लिक परसेप्शन ना हो या लोग उसको वोट ही ना करें। सो मामला ये है, जब तक कोई मकबूल होता है तब तक ही वो शहबाज शरीफ की कोई पब्लिक परसेप्शन नहीं है, हमजा की और शहबाज की दोनों की पब्लिक परसेप्शन में काफी मसाइल हैं। आपको मेरे ख्याल में बाई इलेक्शन में मार पीट की वजह से। नहीं, मेरी गुजारिश है, देखिए शहबाज साहब मियां नवाज शरीफ के बाद बेहतरीन चॉइस है। ये मैं पार्टी का वर्कर हूं और उसके बाद इस प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए पाकिस्तान की तारीख की सबसे मुश्किल प्राइम मिनिस्टरशिप, जिसमें मुआशी मामलात बहुत सख्त किस्म के और पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी कोलेशन गवर्नमेंट सियासी तौर पे भी मुश्किलात, उसको अगर चला सकता था तो शहबाज साहब थे। इसी तरह हमजा साहब अगर वो कैंडिडेट ना होते, यकीन करें नून लीग पहले राउंड में हार जाती। कोई मेरे जैसा कैंडिडेट होता पहले राउंड में हार जाती तो बेहतर होता। जितना पंजाब में गन मचा हुआ है वो तो न मचता यार, हार जाते तो बेहतर होता। नहीं, ये बात नहीं, हमजा इज नॉट अ गुड कैंडिडेट। मैं आपसे डिसएग्री करता हूं। No,
सर जी ना ना ना, देखे मेरी बात सुने, मैं हमजा साहब का या शायद शहबाज साहब का इतना ये ना समझे कि मैं बहुत फेवरेट हूं तो ये मैं बात कर रहा हूं, मैं एज ए कारकुन बात सच्ची कर रहा हूं। मैं हमजा साहब ना होते हम पहले हार जाते, वो बेहतरीन कैंडिडेट। मैं यही तासुर है। नो 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 नो, हम एक ना मलिक साहब यकीन करें, हमजा शहबाज को अगर अच्छी मेजॉरिटी उसके पास होती, वो शहबाज साहब से बेहतर सीएम साबित होते। मैं वो अमली तौर पे जानता हूं। किसी और ही दौर में होंगे, अभी नहीं हो सकते, क्योंकि मैं उनके जो हालात देख रहा हूं बहुत पतले हालात हैं उनके। सर जी उसको देखें ना, प्रोग्राम कब खत्म हो रहा है, इसको यहाँ वाइंड अप करते हैं, कल इसको दोबारा बहस करेंगे। चौधरी साहब, पलविशा खान और जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।